हाँ जी, मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज हम सब इस वेबिनार में जुड़े हैं श्वास रोग, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़। जितने भी हमारे लंग से रिलेटेड हमारी कोई भी एलर्जिक कंडीशन है, उससे रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हमें खतरा होना शुरू हो जाता है और हम किसी मेजर इलनेस की तरफ लीड करते हैं। आज हम इसी बीमारी से संबंधित बात करेंगे। आप सबसे मैं जुड़ूँगी, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनके बारे में आपसे पूछूँगी। आप उन क्वेश्चंस को मुझसे पूछिएगा, जो भी इफ़ेक्टिव आंसर होगा मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। तो इस वेबिनार के थ्रू जितने भी आपकी क्वेरीज़ रहेंगी, आप अपने हैंड रेज़ कीजिएगा। जब आप अपने हैंड रेज़ करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप बात करना चाहते हैं और मैं आपको यहाँ से जब आपका नाम प्रॉम्प्ट करूँगी तो आपने अपनी क्वेश्चन मुझसे पूछना है एंड देन आई विल बी आंसरिंग इट टू यू। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक की तरफ पे चलते हैं, क्योंकि देखो वेबिनार को लेने का हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एक तो डिजीज के बारे में इन्फॉर्म करना। दूसरा, उसके क्या कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिससे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह की कोई कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही जिसके लिए इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। आप वो रूल आउट कर सकते हो। तीसरा, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप बिना कंसल्टेशन के या बिना डॉक्टर के पास जाए अगर घर से फॉलो करते हो तो आपको क्या आराम आ सकता है, वो आप सारी चीज़ों को शुरू कर सको। और तीसरी चीज़, अगर ऐसी कोई कंडीशन अराइज़ हो भी जाती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास क्या-क्या हैं? आप उसका इलाज कैसे कर सकते हो, उन चीज़ों से कैसे बच सकते हो और कैसे अपने आप को बेटर जो है वो कर सकते हो, ताकि किसी लाइफ सेटिंग कंडीशन में जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होना हो, उस कंडीशन में आप ना जाओ। तो सबसे पहले हम पीपीटी की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपको पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या रहती है, ठीक है? तो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे आज हमारा कंसर्न है। तो हमारा जब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है ना? वो हमारी नोज़ से शुरू होकर हमारे लंग्स तक जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ नाक से साँस लेकर वो लंग्स पे खत हमारे लंग्स के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाइज़ है, नेटवर्किंग कैपिलरीज़ बनती हैं। हमारे 2 जो हमारे 2 लंग्स होते हैं, है ना? जो जब हम साँस लेते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद वो जो है वो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी को देते हैं, जो हमारी ब्लड फ्लो में जाकर हमारी मतलब फिर हमारे हार्ट में जाकर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग-अलग होता है, पंपिंग होती है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जब भी हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम मतलब इस ट्रैक्ट में हमारे लंग्स में कोई इश्यू आता है या ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से अलग-अलग प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं और आज हम उसी के रिगार्डिंग बात भी करेंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। तो लंग्स डिसऑर्डर्स में क्या-क्या आते हैं? मोस्ट कॉमन इज़ अस्थमा, देन सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, निमोनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा या किसी तरह का फ्लू, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर या ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ये कुछ मेजर हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो है वो डिजीज़ेज़ हैं, जिसको लेकर आज मैं थोड़ा-सा डिस्कशन आपके साथ करूँगी और इसके बारे में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अस्थमा। नेक्स्ट। अस्थमा ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन, हमारा जो ट्रैक्ट है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जो हम नैरोइंग हो जाती है हमारे एयरवे की, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारा जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो म्यूकस की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पाथवे जो है वो नैरो हो जाता है। इसलिए हमें गहरी-गहरी साँसें लेनी पड़ती हैं, ब्रेथलेसनेस हो जाती है और अस्थमा पेशेंट्स में आपने देखा होगा पंप जो है वो इनिशिएट किया जाता है। जो हम पंप देते हैं बेसिकली वो ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर होता है, वो क्या करता है जब हम उस पंप को लेते हैं तो जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे एयरवे में आ गया होता है, म्यूकस भर जाता है ब्रोंकियल्स, इस वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाते, फूल नहीं पाते। उसको जो है उस पंप को लेने से उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड होता है और जब हमें अस्थमा का अटैक आता है, तो वो उस फेज़ को कॉन्क्योर करने के लिए, बेटर करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट। अब जैसे मैं बात कर रही थी नैरोइंग
कैसे नैरोइंग होती है। तो नैरोइंग के ये कुछ जो है वो अलग अलग एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। इन्फ्लामेशन की वजह से होता है अस्थमेटिक जो एयरवे है वो किस तरीके का दिखता है, और उसमें जब हमें अस्थमा का अटैक आता है तो उस समय हमारा एयरवे कितना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्मल एयरवे हमारा जो नॉर्मल साइज का रहता है, जितनी हमारी जो है वो एयरवे का साइज है उतना रहता है। अस्थमेटिक एयरवे में इन्फ्लामेशन की वजह से अलग अलग जो हमारी मतलब जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वो थोड़ी स्वेल हो जाती हैं, तो रास्ता थोड़ा जो है वो नैरो हो जाता है। लेकिन जब अटैक आ जाता है मतलब म्यूकस भी वहां भरने लग जाता है, कफ ज्यादा बनने लग जाता है, और जो पाथवे है वो इतना नैरो हो जाता है कि हम जो है वो अच्छे से सांस ही नहीं ले पाते। तो उस समय हमें अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है। अब हमारे क्या क्या कॉजेज रहते हैं, है ना, क्योंकि अब अस्थमा के ना अलग अलग कॉजेज हैं अलग अलग इंडिविजुअल में। एक तो हमारी किसी फूड या डाइटरी हैबिट्स की वजह से हमें वो ट्रिगर होता है। हेरिडिटरी है, हो सकता है आपकी मदर या आपके फादर को अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको वो इनहेरिट हो, किसी तरह के डस्ट से, फ्यूम से, किसी स्मोक से जो है आपको एलर्जी हो, जब भी उसके कांटेक्ट में जाओ तो आपको स्नीजिंग शुरू हो जाए, आप करेंट जो है वो बीमार होना शुरू हो जाए किसी फूड की वजह से। ऑक्यूपेशन जिसको हम कहते हैं, आप किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बहुत पोल्यूशन होता है, अगर आप वैसे एरिया में वर्क करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें जो है वो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कोल्ड एयर, जब भी हम ठंडे के कांटेक्ट में आते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होता है ना जो सुबह जब उठते हैं, अगर उठते ही उनको ठंड लग जाती है तो उनको एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती है, फिर नाक बहना शुरू हो जाता है, और फिर कफ एंड कोल्ड शुरू हो जाता है। किसी तरह के केमिकल्स या फ्यूम्स की स्मेल से भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। हमारे घर में जो बग्स होते हैं ना, बेड बग्स हो गए या कॉकरोचेज हो गए, या जहाँ पे भी ज्यादा धूल मिट्टी या गंदगी रहेगी उसकी वजह से भी हमारे अस्थमा कंडीशन जो है वो ट्रिगर हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस रह सकती हैं। हमारा अच्छा पुअर अगर हमारा गट है, जीआरडी का अगर कंसर्न है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। पॉलेंस, ठीक है। और अगर हम अस्थमेटिक कंडीशन में हैं और हम रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो रिग्रेस एक्सरसाइज करने से भी ब्रेथलेसनेस, हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी का नॉर्मल साइकिल होता है ना उसको डिस्टर्ब करता है, बिकॉज हमारे लंग्स जो है वो हेल्दी नहीं होते हैं उस टाइम पे, तो वो उस कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं और एक कॉज बन सकता है। हम अपने घर में पेट्स रखते हैं जिसमें कैट्स या डॉग्स होते हैं, उनके जो है फर निकलते हैं, उनके जो बाल हैं वो निकलते हैं, उनसे भी एलर्जन कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अलग कंडीशन रहती है अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, गुस्सा आ रहा है, या हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो उन कंडीशन में भी एक कंडीशन जो है ट्रिगर हो जाती है। और जब भी मौसम बदलता है या शाम का समय होता है उस समय भी ये कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ मेजर कॉज है, नॉट ओनली अस्थमा, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी अगर कंडीशन है तो उसको ये ट्रिगर करते हैं। अब ये ट्रिगर तो हो जाते हैं इन फैक्टर्स की वजह से, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो तो हमें पता है। डिफिकल्टी हो जाती है हमें सांस लेने में, हमें जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है, ब्रेथलेसनेस रहती है, लेथार्जिक पेशेंट रहता है, बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है ना। अब इसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और कितना जल्दी रिलीफ आता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसकी मैनेजमेंट की, तो अस्थमेटिक पेशेंट को अगर आपने देखा होगा या आपके घर में अगर कोई ऐसा पेशेंट है, तो या तो वो पंप्स पे होगा, इनहेलर्स पे होगा, या तो वो स्टेरॉइड्स ले रहे होंगे जिससे उसका जो एयरवे की कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको ओपन किया जा सके। एंड ये भी इसी कंडीशन की वजह से होता है, क्योंकि अब वहां पर वो कॉन्स्ट्रिक्ट तो हो गया, इन्फ्लेमेशन की वजह से, म्यूकस की वजह से दवाई ले रहे हैं तो वो खुल भी जा रहा है, लेकिन वो एक टाइम ओरिएंटेड होता है, कुछ समय के लिए उसका असर रहता है। जब हमारे स्टीरॉइड्स का या हमारे पंप का जो असर है वो खत्म हो जाता है तो वो अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी में वापस आ जाता है। तो इसके लिए हम जब पंचकर्मा या आयुर्वेदिक मैनेजमेंट से शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिस वजह से ये क्रिएट हुआ है, निदान परिवर्जन हमारी सभी डिजीज का सबसे पहला जो है वो सॉल्यूशन रहता है। निदान मतलब जिस कंडीशन या जिन कारणों की वजह से वो कंडीशन डेवलप हुई है, सबसे पहले उन कारणों को हटाया जाए। हम कारणों को हटाएंगे ना, आधी बीमारी वहीं से खत्म हो जाती है। तो निदान परिवर्जन करते हैं, फिर दूसरा हम दोषों पे काम करना शुरू करते हैं कि कौन सा दोष
जो है वो एक्टिव है। अब अगर म्यूकस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमारा कफ जो है वो बढ़ा हुआ है। तो कफ को निकालने के लिए, कफ को बॉडी से डिटॉक्स करने के लिए उसको हम वेरिएशन प्लान करते हैं, बॉडी टाइप एनालाइज करते हैं, पेशेंट की नाड़ी चेक होती है, उसका बॉडी का कितना बल है वो चेक करते हैं, उस अकॉर्डिंगली उसके लिए थेरेपीज प्लान की जाती हैं ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो, उनकी जो इम्यूनिटी है उसको बेटर किया जा सके, ताकि बार बार मौसम चेंज होने पर जो ट्रिगर फैक्टर्स है वो ना हो, और धीरे 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 पहले इस कंडीशन को मैनेजेबल स्टेट में लाया जाता है और फिर उसकी बेटरमेंट पे काम करना शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी हमारे एक पेशेंट की, जिसमें कितना जल्दी कितना रिलीफ पेशेंट को आता है। क्योंकि देखो, हम बहुत सारी दिक्कतें तो हमें बहुत लंबे समय से होती हैं, लेकिन सही जानकारी ना हो पाने की वजह से हम बहुत समय तक यूं ही उन चीजों का इलाज करवाते रहते हैं। तो कितना जल्दी इनको आराम आया, एक बार इस वीडियो से ही जान लेते हैं। सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और बलगम आता था, ब्लड स्टेन इन्फेक्टेड बलगम था। अपने आप में 3 दिन में कितना फर्क लग रहा है आपको? मेरे लगभग 40%। 40% आराम है। बलगम में कमी है? बहुत कमी। सांस फूलने में कमी है? आयुर्वेद तो जीवन है। बीपी, शुगर, फैट लीवर ऐसी बीमारी तो करेगी। देखो अब कितनी पुरानी बीमारी, सिर्फ 3 दिन में उनको जो है बलगम बनना कम हुआ है ना, उनको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी उसमें सुधार है सिर्फ 3 दिन में। तो यही सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं, सीख जाते हैं, तो उनको आगे करना और आसान हो जाता है। अब एक और वीडियो देख लेते हैं। जो 25 साल से मैंने अपनी जिंदगी में तकलीफें झेली हैं, रोज मेरा दवा साल भर साल बढ़ता गया, बीमारी मेरी जटिल होती गई, कभी भी कहीं से भी मुझे इलाज नहीं मिला। यहाँ आने के बाद अब 4 दिन में ही मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। यहाँ की डाइट बिल्कुल सात्विक है। यहाँ आने से पहले जब मुझे पता चला कि यहाँ ना गेहूं मिलेगा, ना चावल, ना दूध, ना दही, तो हम बड़े परेशान थे कि हम खाएंगे क्या। यहाँ पर आने के बाद पिछले 4 दिनों में जो हमें डाइट मिली है मिलेट्स की, फ्रूट्स की, वो इतनी स्वादिष्ट है कि अब हम गेहूं और चावल का तो स्वाद ही भूल गए। हमें लगता है अब यही लाइफ है। अगर आप भी किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर या घुटने के दर्द या कमर दर्द से पीड़ित हैं या किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो एक बार संपर्क जरूर करें। भाई राजीव दीक्षित जी की याद में बनाया गया ये हॉस्पिटल, जिसको चला रहे हैं आचार्य मनी। जी देखिए, सिर्फ 4 दिन में पेशेंट को अपनी डाइट मात्र बदलने से और पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज का सहारा लेने के बाद बेटरमेंट जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जो नॉर्मल डाइट में जो खाना खाते हैं ना, मोस्टली दे आर नेगेटिव मिलेट्स, जो हमारे चावल है, गेहूं है, वो नेगेटिव मिलेट्स हैं, क्योंकि उनका फाइबर इंडेक्स जो है वो सबसे कम है और वो बॉडी को जो है वो कुछ फायदा नहीं देते हैं, इस जस्ट फॉर द हमारा पेट भरने का काम करते हैं। इसीलिए हम मिलेट्स पे शिफ्ट करते हैं, जो या तो वो पॉजिटिव मिलेट्स हों या तो न्यूट्रल मिलेट्स हों, ताकि हमारी जो कंडीशन है उसमें आराम आ सके। नेक्स्ट, ये भी दिखा दो, एक और वीडियो है पेशेंट की, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। हमने एक बात भगवान इस संस्कार को अच्छे से चलाए, ताकि ऐसे जैसे मेरा कल्याण हुआ सबका कल्याण हुआ। तो पहले आप कितने टाइम तक पंप ले रहे हैं? अभी कितने दिन में ले लेते हैं? मैं एलर्जी के हिसाब से लेती थी, कई बार तो रोज ही लेना पड़ता था, कई बार एक दिन छोड़ दीजिए। अब तो 5 दिन कब तक नहीं ले, अभी तक नहीं। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और बस बलगम आता था, ब्लड स्टेन इन्फेक्टेड बलगम था। अपने आप। तो देखो, मतलब जिन लोगों को बहुत लंबे लंबे टाइम से जो है वो बलगम भी मतलब जो हम अस्थमा पंप जो लेते हैं, या हमारा बलगम की जो शिकायत है वो लंबे समय से पेशेंट्स में रहती है, उनमें भी बहुत अच्छा रिलीफ आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो हम वहां पे पंप दे रहे हैं, ना जो आप इतने सालों से स्टीरॉयड की दवाइयां खा रहे हो, ना तो हम वो वहां पर देते हैं। हम काम करते हैं कि बलगम बन क्यों रहा है, वो क्यों इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों इन्फ्लेमेशन हो रही है, और क्यों बार बार वो वूपिंग कफ की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब उसके रूट कॉज को खत्म करेंगे और उसके एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो जो हम दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि देखो
एलोपैथी में तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तभी तक होगा जब तक सिम्टम्स दिखेंगे। जब सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे तो दवाइयाँ किस काम की। तो इसीलिए जब हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उनकी दवाइयाँ बंद करवा देते हैं। अब आपके मतलब जितने भी पेशेंट इस वेबिनार में जुड़े हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस ले सकूं, और आपके क्वेश्चन लेने के बाद जो भी इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो मैं उसका प्रोवाइड कर सकूं। हाँ जी, निशांत जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरे को पिछले 5-6 साल से हम्म। दिक्कत है। एक्चुअली कफ बहुत बनता है, म्यूकस बहुत प्रोड्यूस होता है। ठीक है। वो इतना प्रोड्यूस होता है कि मुझे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ऐसा लगता है कि मैं कोई काम करने लायक ही नहीं हूँ, बिकॉज कि वो इतना खांसी खांसता ही रहता हूँ सिर्फ मैं। अच्छा। एंड अभी मुझे लास्ट 1 साल पहले डायग्नोस हुआ कि मुझे सार्कोइडोसिस है। हम्म उससे पहले तो यही लगता था कि अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है। तो लेकिन कफ की अब प्रोटेक्शन। बताओ कफ बताओ। बहुत है, लेकिन मैं अभी लास्ट अराउंड 6 to 7 मंथ से मैं एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ बहुत बड़े ब्रांड के साथ, बट मुझे अभी तक कोई रिलीफ नहीं है वहां से, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है। आपने कोई थेरेपीज भी करवाई हैं, सिर्फ दवाइयों के साथ जो है वो वहाँ ट्रीट? कोई थेरेपी अभी नहीं हुई है, जस्ट नॉर्मल योगा जो मैं घर पे करता हूँ हम्म और आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली जब हमारा म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है ना, दवाइयों के साथ तो हम सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो कम हो। लेकिन जो म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना भी तो जरूरी है। जब तक उसके मतलब आप देखो, मैं बात करूं कि अगर हम पंचकर्मा करवाते हैं ना, जब इस म्यूकस को क्लीन कर रहे हैं, अब एक घड़ा है जो गंदा है ना, जिसमें पूरे में मिट्टी लगी हुई है, मतलब जमी हुई है मिट्टी। तो उसमें हम जितना मर्जी साफ पानी डाल देंगे, उस पानी ने गंदा ही होना है जब तक उस मिट्टी वाले घड़े को अच्छे से साफ नहीं करेंगे। तो जब हम पंचकर्मा करते हैं, म्यूकस को क्लीन करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, बेसिकली हम बॉडी को भी साफ कर रहे हैं, पहले साफ हम्म। कर रहे हैं, ताकि उसके बाद जो भी मैं दवाइयां दूं या जो भी दवाइयां मैं शुरू कर रही हूँ उनका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो, वो शरीर में अच्छे से पचे लगे। और जिन चीजों के लिए वो दवाइयां दे रही हूँ, जब तक मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, जब तक वो गंदगी शरीर से बाहर ही नहीं निकली है, तब तक दवाइयां जो है उतना अच्छे से इफेक्ट कर नहीं पाती। इट इज गुड कि आप आयुर्वेदा से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इट इज बेटर अगर आप पहले पंचकर्मा के साथ शुरू कराओ, ताकि बॉडी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। हाँ, रेट ऑफ बट द एब्जॉर्प्शन थिंग इज बढ़ेगा। मैम कि वो इतना म्यूकस प्रोड्यूस हो क्यों रहा है, क्वेश्चन मेरा अभी तक मेरे को एग्जैक्टली। यही नहीं समझ आया है। देखो, क्योंकि एक तो आपकी अगर कंडीशन की वजह से वेदर म्यूकस का कुछ प्रोड्यूस हो होता, रहा है। इस सिर्फ 2 साल पहले मैं मतलब आउट ऑफ इंडिया था, मुझे वहां से वापसी आना पड़ गया, मैं न्यूजीलैंड था। हम्म वहां तो कोई डस्ट ही नहीं है even, मतलब बहुत क्लीन सिटी कंट्री है। आपकी फैमिली में हिस्ट्री तो नहीं है इस तरीके की? फैमिली में मैम दादी को थी, बट व्हेन शी इज टू ओल्ड तब उनको स्टार्ट हुआ क्योंकि देखो था। इसके बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। एनवायरमेंटल भी हो सकता है, जेनेटिक भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है। अब ऐसा तो नहीं है कोई बीमारी पहले किसी को भी नहीं थी तो वो अगली जनरेशन में नहीं आ सकती। कुछ एक्वायर्ड होती हैं, कुछ इनेट होती हैं, और कुछ जेनेटिक होती हैं। तो इन कंडीशंस का अगर मैं बोलूं कि एक स्पेसिफिक रूट कॉज है, हो सकता है। अब आपकी ग्रैंड मदर में हिस्ट्री रही है, उनकी ओल्ड एज में हिस्ट्री आई है, अब उनकी इम्यूनिटी और हमारी इम्यूनिटी में ना जमीन आसमान का फर्क है। जो कंडीशन उनको ओल्ड एज में आनी शुरू हुई थे, आजकल हार्ट अटैक और डायबिटीज के केसेस उतने ही ज्यादा बढ़े हुए हैं यंग इंडिविजुअल्स में, जो हमने कभी सुना भी नहीं था इस एज ग्रुप में। तो इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। और म्यूकस प्रोडक्शन वो आपकी एक तो मेडिकल कंडीशन की वजह से है, दूसरा सेकेंडली चीजें क्या रूल आउट करना जरूरी है कि क्या खाने के बाद या कौन सी चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद वो चीज बढ़ रही है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ऑयल पुलिंग करा है आपने कभी? नहीं मैम। उन्होंने आपको सजेस्ट किया जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आयुर्वेदिक नो। ट्रीटमेंट चल रही नो। है वैद्य से? वो मतलब बीएमएस डॉक्टर हैं जिनसे आप दवाई ले रहे हो हाँ या जी, वैद्य जी? बीएमएस है। ठीक है। तो ऑयल पुलिंग होती है, वो आप ट्राई कर सकते हो। उससे मतलब जब सुबह आप ऑयल पुलिंग करते हो या नीति करते हो, भस्त्रिका करते हो, तो इससे आपकी जो मतलब म्यूकस है उसको क्लीन करने में हेल्प होती है।
ताकि जो प्रोडक्शन तो रात में हुई है वो सुबह निकल जाए, या तो सुबह हम एक और चीज कराते हैं जिसमें पानी पिलाते हैं, गुनगुना पानी, यहाँ तक जब तक जितना कैपेसिटी आपकी है वो पी लो और उसको फिर आप बाहर निकाल सकते हो, ताकि रात भर में जितना म्यूकस बना है, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या जो परेशान कर रहा है, वो निकल जाए और उसके बाद वो दोबारा ना बने, उस पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ चीजें हम हॉस्पिटल में करवाते हैं और कुछ सिखाकर भेजते हैं, बिकॉज इट्स अ कंडीशन जो क्रॉनिक है, जो समय के साथ साथ और भी वर्स्ट होती जाएगी। तो सबसे पहले इसकी मैनेजमेंट जरूरी है, इसको यहाँ पर रोकना जरूरी है। ये रुकेगी फिर फर्दर इसको धीरे 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 बेटर करेंगे। So मैम द क्वेश्चन इज लाइक, मुझे यहाँ ऑलरेडी 6-7 महीने हो गए हैं, टाइम हम्म काफी ज्यादा निकल चुका है। अब अगर मैं वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, हम्म। व्हाट वुड बी द चांसेस, और मेरे को कितना टाइम और लगेगा रिकवर होने में? देखो सर, पहले इसके लिए तो अभी आपकी करंट कंडीशन को देखना जरूरी है। जब तक मैं ट्रीटमेंट के साथ शुरू नहीं करती, ऐसा बिकॉज अज्यूम कर पाना कि कितना टाइम लगता है, डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग, है ना। अब मेरे पास ऐसे पेशेंट की भी वीडियोस मैंने दिखाई जिनमें 3 से 4 दिन में उनको 40%, 50% या पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे पेशेंट्स भी हैं। लेकिन मैं अब हर पेशेंट को ये कमिट करके चलूं कि 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाओगे जी, इट्स नॉट बेटर, बिकॉज हर पेशेंट डिफरेंट है, हर बॉडी टाइप डिफरेंट है। वी नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आप थोड़ा समय निकाल के अगर आ सकते हो, हॉस्पिटल आओ, है ना। वैसे तो हमारा प्रोटोकॉल रहता है 21 to 25 डेज का, लेकिन हफ्ता 10 दिन से शुरू करो। कितना असर आता है उस हिसाब से आपको कितनी जरूरत है वो हम गाइड कर सकते हैं। आपका बॉडी टाइप एनालाइज हो सकता है ना। बॉडी टाइप एनालाइजेशन के बाद आपके लिए कौन कौन सी थेरेपीज प्लान होनी है, डाइट की क्या मॉडिफिकेशन रहेंगी, घर पे क्या चीजें आपने करवानी है, वो सारी चीजें प्लान कर सकते हैं। और कितना इंप्रूवमेंट रह रहा है उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। तो विदाउट चेकिंग योर फिजिकल कंडीशन और सम रिपोर्ट्स, आई कैन नॉट अश्योर यू विद द ड्यूरेशन। ठीक गॉट है। इट। आप कहाँ से कोई नहीं बात मैम, कर रहे हैं निशान? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। तो आप डेफिनेटली एक बार विजिट करें हमारा सेंटर, जहां मैं आपकी ट्रीटमेंट के साथ शुरू करवा सकूं। नॉट मच डेज, पहले शुरुआत तो करो, हफ्ते 10 दिन से शुरुआत करो। आप वहां तो पे कौन रहोगे। से सेंटर पे मुझे आना पड़ेगा? बिकॉज आप लोगों के काफी है, बट बहुत सारे सेंटर्स हैं, बेसिकली जो हमारे बड़े मेन सेंटर्स हैं वो 7 है। या ओके। तो आप मेरठ आ सकते हो, लखनऊ आ सकते हो, नवी मुंबई है, चंडीगढ़ में है देराबस्सी, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, और गुड़गांव के पास मानेसर में हमारा हॉस्पिटल है। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये हमारे मेजर सेंटर्स हैं। यहाँ पर ही पहले मैं प्रेफर करती हूँ पेशेंट आए बड़े सेंटर्स में। क्यों? क्योंकि देखो, हर बड़ा हॉस्पिटल है, पेशेंट की फुटफॉल ज्यादा है, तो डॉक्टर्स डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वहां पर लाइन ट्रीटमेंट को शुरू करवाना हमेशा बेटर होता है, फिर फर्दर जो फॉलोअप्स है वो हम किसी भी सेंटर में रख सकते हैं। गॉट इट। ठीक है मैम। ऑल गुड। ठीक है निशांत जी, आप एक बार विजिट करें, और अगर आप फिर भी एक बार कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि आपकी कंसल्टेशन में करवा सकूं। ऑल गुड मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके निशांत जी, टेक केयर। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट जॉली जी। ये क्या नाम है? सुगंध मिश्रा जी। सचिन शुक्ला। अनमोल हेलो दुबे जी। जॉली। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जॉली जी, बताएं। मेरे को ना 2 महीने 3 महीने पहले लंग फाइब्रोसिस, ओके। हम्म। 3 महीने पहले। अच्छा, लंग फाइब्रोसिस हो गया है। हाँ। ठीक है। पहले तो मुझे खांसी आती थी, मैं डॉक्टर हम्म से मेडिसिन, खांसी बहुत बुरी तरह आती थी। हम्म तो हम्म हम्म, मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने एक्सरे नहीं करवाया मेरा। तो अब मेरे कोई अच्छा। जानकार थे, वो उन्होंने वो एसएमओ है यहाँ पे, उन्होंने स्कैन करवाया तो उसमें फाइब्रोसिस आया है। फाइब्रोसिस आ गया है ना, क्योंकि हम्म। देखो धीरे धीरे मतलब वो कंडीशन क्रॉनिक हो गई, धीरे धीरे वो हाँ। इरिवर्सिबल स्टेज पे जा रही है, कि वो हम्म। जो है वो मतलब पल्मोनरी डिजीज बन रही है, फाइब्रोज हो चुके हैं लंग्स, मतलब उनकी एक्सपेंशन जो है वो हैम्पर है अब, वो अच्छे से हाँ, आपको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो बिल्कुल। ज्योति जी, अगर मैं अभी अभी आपकी उम्र कितनी है? 59। 59 ईयर्स। और इसके अलावा किसी और चीज की दवाई तो नहीं ले रहे हो? मैं लिवर की भी ले रहा हूँ, लिवर के भी है मेरे को। लीवर क्या, फैटी लीवर है, फाइब्रोसिस या कुछ और? फाइब्रोसिस है, सरासिस है। सिरोसिस, लीवर सिरोसिस भी है।
देखो फिर तो कंडीशन काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। हम्म अभी फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस तो है ही है, लीवर सिरोसिस भी है हम्म ना। अब लीवर सिरोसिस रहेगा, लीवर सिरोसिस में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हम्म भी हम खाते हैं, एक तो बॉडी में अच्छे से पचता नहीं है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पाता। नहीं, फिर वो मेरे को पेट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई फ्लूइड आगे फ्लड बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। आगे चल के वो कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। तो हाँ वो एक वो। डिसऑर्डर है, क्योंकि ये समय के साथ बढ़ता है। इसीलिए जब भी हम्म ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं सबसे पहले तो इसको स्टेबल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी किसी क्रॉनिक कंडीशन को डील करना शुरू करते हैं तो स्टेबलाइजेशन जरूरी है। अच्छी बात है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इसको हमने यही रोकना हम्म है कि कोई और दिक्कत आए भी ना, क्योंकि आगे चल के इसकी कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम्म, है ना। तो तो अब लीवर लीवर सिरोसिस है और लंग फाइब्रोसिस है, दोनों हम्म, ही कंडीशन मेजर है। तो मैं तो हाँ, आपको हॉस्पिटल बुलाना ही सजेस्ट करूंगी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पटियाला से। पटियाला से देरा बस्सी आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ सकता हूँ। देरा बस्सी एक बार आ जाओ जॉली जी, एक बार आपकी कंडीशन को एनालाइज करके ना कुछ बेटर ट्रीटमेंट के साथ शुरू करते हैं पहले। क्योंकि दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि दोनों से ही आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो इसको मैनेज करने से शुरुआत करेंगे। अभी तो आपने मेरे स्टीरॉयड चल रहे हैं। मैं स्टीरॉयड, डॉक्टर ने एलोपैथिक में तो स्टीरॉयड ही दे रहे हैं वो। हाँ, वो स्टीरॉइड्स ही दे सकते हैं ना उसमें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, अगर आप इस वेबिनार में जुड़े तो मैंने पहले ही बोला, या तो इनहेलर्स देते हैं या तो स्टीरॉइड देते हैं, ताकि जो एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, एयरवे खुद से जो है खुल नहीं पा रहे, उसको स्टीरॉइड की मदद से खुला रखा जा सके ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। पर वो उसी हाँ। समय तक है, तब तक स्टीरॉइड चलेगा, तब तक ठीक है। फिर अगर स्टीरॉइड की वो आ गई, मतलब उसकी जो है रिजेक्शन आ गई, या बॉडी को हैबिट हो गई, तो फिर या तो स्टीरॉइड बदलना पड़ेगा, या तो फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो भी रहेगा उसके साथ जाना पड़ेगा। हम्म तो मैं आ दो जाता हूँ डेरा बस्सी। मैनेजमेंट है। हाँ ठीक है जॉली जी, आप एक बार डेरा बस्सी आ जाओ, क्योंकि ये तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है जिसके साथ हाँ आप शुरू कर सकते हैं। बाकी आपकी रीसेंट रिपोर्ट्स भी देखनी होंगी, क्योंकि अगर लीवर सिरोसिस में गया है तो आपका फाइब्रो स्कैन भी हुआ होगा, हाँ, हुआ है। है ना। तो उसकी कैप स्कोरिंग कितनी है वो एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट जब शुरू करेंगे ना तो फिर फर्दर कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो देखने के लिए भी तो दोबारा टेस्ट कैप करवाना। स्कोरिंग तो 28 20 थी। हाँ, तो फिर 27। एक बार सारी रिपोर्ट्स चेक कर लेंगे। या तो आप डायरेक्ट एक बार डेरा बस्सी आ जाओ, या तो वीडियो कंसल्ट कर लो नहीं नहीं, मैं आ आने। जाऊंगा, मेरे को तो नजदीक ही है यहाँ पे। आप एक बार आ जाओ नजदीक ही, या एक बार आकर मिल लो, फिर जैसे भी बढ़िया लगेगा वैसे एक बार ट्रीटमेंट के साथ रुक सकते होंगे तो रुक के शुरू करेंगे, नहीं तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके साथ शुरू करते हैं और फिर आगे के लिए प्लान करते हैं, ताकि दोनों ही कंडीशन को मैनेज किया जा सके। ठीक है, मैं आ जाता हूँ जी। ठीक है वहां जॉली पर जी। किसको, कहाँ पर आना होगा, मुझे किसको दिखाना होगा? देखो सीनियर डॉक्टर ही अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर पूजा आपको वहां मिल जाएंगे, उनसे मिल लेना। ओके। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जॉली जी। थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट पेशेंट अनमोल, अनमोल दुबे जी। हाँ हाँ मैडम। जी अनमोल मैडम जी बताएं। मैडम ये कह रहा मुझे सांस की बीमारी है, और हम्म 19 में बहुत ज्यादा कफ जम गया था। तो हम्म करीब 14-15 दिन वेंटिलेटर पर रखा था डॉक्टर ने, अच्छा। वेंटिलेटर पे। हम्म वो उसके बाद फिर होश आ गया था। हम्म तो होश आने के बाद फिर अब इस समय तो थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, लेकिन हम्म सोते समय बाईपेप और ऑक्सीजन लगानी पड़ती है मुझे, और अच्छा ऑक्सीजन। निबुलाइजर लेना पड़ता है। हम्म तो हम्म पोजीशन है हमारी इस समय। ठीक है, अभी तो मुझे बताओ कि आपकी लंग्स की कंडीशन क्या है। नेबुलाइजर और ऑक्सीजन सपोर्ट दोनों तो कोलैप्स तो नहीं कर गया कोई लंग, या लंग कैपेसिटी कितनी रह गई है, कितनी रिड्यूस हो गई है लंग कैपेसिटी? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, हालांकि चल डॉक्टर फिर ने लेते टेस्ट तो आप। करवाए होंगे। नहीं, ये नहीं टेस्ट कराया डॉक्टर ने, नहीं एक्सरे कराया था। स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री हुई है? स्पायरोमेट्री तो नहीं कराई डॉक्टर साहब ने। नहीं करवाई है? चलो एक बार नहीं। देख लेते हैं, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट, अब ऑक्सीजन सपोर्ट की कांस्टेंट जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं लंग्स बहुत ज्यादा हैम्पर हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब जी। उसमें इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि आप अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने लायक ऑक्सीजन भी आपके लंग्स जो है वो फिल्टर नहीं कर पा रहे, जो हमें बाहर से देखनी पड़ रही है। हालांकि अपना काम तो कर लेते हैं, नहा लेते हैं, हम्म। और तो फिर घर आंगन चल लेते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
मैं कन्नौज से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बात कर सकते हैं। जी। ठीक है, देखो अनमोल जी, अभी तो या तो आप एक बार कंसल्ट कर लो, वीडियो कंसल्टेशन के लिए अपना नंबर ड्रॉप कर दो, या तो एक बार हॉस्पिटल में आकर दिखा लो, क्योंकि कुछ बेसिक टेस्ट हैं, अगर मैं उनके साथ शुरू करवाऊंगी तो एक बार देख लेंगे लंग कंडीशन क्या है। अगर मैं बुलाकर, क्योंकि देखो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हो तो बहुत सारा थेरेपीज करवाना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता उस कंडीशन जी। में, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो है कंडीशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर मैं उस कंडीशन में कोई एक्सर्शन करवाती हूँ या कोई थेरेपी ऐसी करवाती हूँ जिसमें और भी ज्यादा सांस फूल सकती है ना, तो उससे कई बार प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो पहले मुझे देखना तो पड़ेगा नंबर क्या ड्रॉप कहाँ पे कंडीशन। करें? चैट बॉक्स पे आप अपना नंबर डाल नंबर दो। कहाँ पे बताएं आपको? चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, चैट बॉक्स का चैट ऑप्शन आ रहा बॉक्स। होगा, अच्छा, हाँ ठीक आ रहा है। यहाँ पे अपना नाम और नंबर डाल दो। टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, आपको एक डॉक्टर अलाइन कर देंगे, उनसे आपकी कंसल्टेशन होगी। वो आपको जो भी आपके लिए जरूरी होगा, अगर हॉस्पिटल बुलाना होगा तो हॉस्पिटल बुला लेंगे, नहीं तो अगर कुछ दवाइयों के साथ शुरू होना होगा तो पहले दवाइयों के साथ शुरू करवाएंगे, फिर अगर थोड़ा बहुत सुधार आएगा कि थेरेपीज हम करवा सकते हैं तो फिर वैसे बुला लेंगे। ठीक है, वीडियो कॉल पे अच्छा भी एक बार बात हो जाएगी अच्छा। आपकी। अच्छा, थेरेपी नहीं हो सकती है? एक बार आपको वीडियो कॉल पे देखना जरूरी है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक एक बार वीडियो कॉल पे डॉक्टर साहब देख लेंगे, अगर उनको है। जी। लगेगा कि नहीं कंडीशन ठीक है, थेरेपिस्ट तो हम करवा ही सकते हैं, तो बुला लेंगे। अच्छा, सीजीएचएस है आपका? हाँ सीजीएचएस जी, कार्ड मान्य है सीजीएचएस आपका? पैनल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में है। सीजीएचएस कार्ड मान्य है नहीं है? हाँ जी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारी सीजीएचएस की पैनलाइजेशन है। अच्छा है। हम्म। जी जी आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जी। आपको जो है वो कौन कौन से सेंटर्स फेसिबल हैं वो गाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ओके ठीक जी। ठीक ठीक। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट रेखा जी, सुगंधा मिश्रा, धर्मेंद्र ठाकुर, सुगंधा मिश्रा, धर्मेंद्र ठाकुर, फलक अग्रवाल। हेलो। 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 हेलो हाँ मैम, कैन जी। यू? मैम, मेरे को मेरी 5 साल की बेटी है, ध्रुवी अग्रवाल। वो जब तीन हम्म। साल की थी तब से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, खांसी का, हर मंथ खांसी, बुखार और फीवर भी बहुत हाई होता था। हर मंथ हम्म। डॉक्टर के लेके जाना पड़ता था, नेबुलाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे अच्छा। पफ पे मूव हो गया। तो अभी हमने हम्म। 4 महीने पहले फिर एक डॉक्टर हैं गंगाराम में, उनके टच में आए हम, तो उन्होंने ना एलर्जी रिपोर्ट कराई उसकी, तो हाउस डस्ट माइट से शी सीवियरली एलर्जिक टू हाउस डस्ट माइट। राइट। तो अभी उसके पफ और वगैरह बड़े काफी स्ट्रांग चल रहे हैं। हम्म। तो इसके ही ट्रीटमेंट के लिए मुझे आपसे बात करना था। मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ, आई थिंक वी कैन कम टू मनेसर, जो आपने बताया वो नियरेस्ट है बिग हॉस्पिटल्स देखो, में। बच्चे का कंसर्न है, एक बार बच्चे को देखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो अभी से इनहेलर्स पे है तो सबसे पहले तो उसकी इम्यूनिटी पे वर्क करना जरूरी है। डस्ट माइट से हाईली एलर्जिक होना, और मैं बोलूँ कि डस्ट माइट से बच्चे को दूर रखो, आप बहुत सारे प्रिकॉशंस ले तो सकते हो, लेकिन इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चा बाहर भी जाएगा, बच्चा स्कूल भी जाएगा, है ना, तो उस कंडीशन में कभी भी ट्रिगर्स जो हैं वो रह सकते हैं। तो आप एक बार आ जाओ, मैं एक बार बच्चे को वहां पर एनालाइज करके क्या ट्रीट, बच्ची छोटी है तो कुछ चीजों के साथ शुरू करेंगे, इम्यूनिटी पे वर्क करना शुरू करेंगे, ताकि अगर ट्रिगर फैक्टर्स आते भी हैं तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ताकि उसकी जो मतलब सिवियरिटी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके सबसे पहले कंडीशन की। तो ओके। फलक जी, बच्ची तो छोटी मैम, है वहाँ तो पे मैं कोई स्पेसिफिक डॉक्टर जो बुलाऊंगी। रेकमेंड करेंगे या फिर वॉक इन करें हॉस्पिटल में? आप आ सकते हैं, तीसरी मानेसर बात। में हमारे बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स बैठते हैं। आपको ओपीडी में मिल जाएंगे, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, मैं एक बार आपको आपका केस फाइल चेक करके डॉक्टर को वहां फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके जी। ठीक है, thank you। ठीक है, नहीं, सुनीता, अंशु जैन। सितंबर में आएगा। हाँ वही सितंबर। हाँ जी, सुनीता जी, सुमित जी, सुनित निगम, सुनित निगम जी,
आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपने माइक अनम्यूट किया है। हुँ? नी नीतू? नीरू नीरू अरोड़ा जी? नीरू मैम, नीरू बोल रही हूँ मैं। हाँ जी। जी, नीरू जी बताएँ। जी, राधे राधे मैम। राधे, राधे जी। हम्म। बताएँ नीरू जी क्या कंसर्न आ रहा है? हेलो। हाँ जी, बताएँ क्या कंसर्न आ रहा है? जी मैम, मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड है। 2016 में मेरी सर्जरी भी हुई थी, जिसमें से हुँ, 8-9 छोटी-छोटी फाइब्रॉइड निकल गई थी, लेकिन यूट्रस है। अब दोबारा से हुँ, इकट्ठी हो गई है, 3-4 फाइब्रॉइड हैं। मतलब इनकी टेंडेंसी हो गई जैसे दोबारा-दोबारा बनने की। और राइट। मैंने अभी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, मेरा 10 किलो के करीब वेट भी बढ़ गया हार्मोनल चेंजेस से। हुँ, मेरी एज 47 की है। और हुँ, उसमें मीनोपॉज़ के टाइम में जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, जबकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ। मेरे सारे टेस्ट हुए हैं और उसमें मेरे को 2-3 प्रॉब्लम्स आई हैं। एक मेरा हुँ, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आया। ठीक है। जी। फाइब्रॉइड आपकी कोलेस्ट्रॉल एज कितनी है? 47 मैम। हुँ, फाइब्रॉइड कोलेस्ट्रॉल और प्री डायबिटिक आई हूँ मैं अभी। हुँ, और मेरा ना हुँ, एक फ्रोजन शोल्डर है, बड़ी पेन है, हुँ। मतलब उसमें 1 साल हो गया मैम, उसमें फ़र्क ही नहीं आ रहा। ये 4 दिक्कत मेरी मेजर है। ठीक है। देखो नीरू जी, सबसे पहले तो जो फाइब्रॉइड यूट्रस का कंसर्न है, अब फ्रैंकली स्पीकिंग तो इसकी सर्जरी का कोई मतलब कोई भी वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट फाइब्रॉइड यूट्रस की सर्जरी करवाते हैं, पर उसका रीअकरेंस इज़ ऑलवेज़ बीन देयर। क्योंकि फाइब्रॉइड किस रीज़न की वजह से हो रहा है, वी डिडन्ट ट्रीटेड दैट। हाँ, जो फाइब्रॉइड हुआ है उसको रिमूव करवा दिया, बिकॉज़ वो हमें दिख रहा था। लेकिन उसकी रीअकरेंस ना हो इसके लिए तो हमने कुछ किया ही ना, क्योंकि वो जिस फैक्टर की वजह से पहले वो दोबारा तो होना ही होना है, जी, क्योंकि जी, उसके जी। फैक्टर्स पे हमने वर्क नहीं किया। दूसरी बात कर रहे हैं आप, कोलेस्ट्रॉल आपकी कंसर्न है, प्री डायबिटिक आप हो और फ्रोजन शोल्डर है। अब जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक हो, अब इन दोनों ही चीजों का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। जी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे, आपका जो डाइटरी फूड हैबिट्स हैं दैट आर नीडेड टू बी मॉनिटर। आपका मेटाबॉलिज्म कैसे स्लो है वो भी एक बार देखना जो है इम्पोर्टेंट जी, जी, जी। है ना, मैम, मेटाबॉलिज्म। जी मैम, मेरी अब तक टोटल 3 सर्जरी हुई है मैम। एक 2016 में हुई थी, मेमेक्टमी हुई थी मेरी। उसके बाद हुँ, मेरे मैम फ्यूक्रोसेक्टमा था मुझे, अडनलेक्टमी हुई है मेरी। और तीसरा हुँ, मैम 2020 में मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ है। मैं हुँ। अनमैरिड हूँ। तो ये 3 सर्जरी मेरी हुई हैं। इसके बाद जैसे मेनोपॉज़ हुआ तो उसमें बिल्कुल ही वेट भी गेन कर गया और ये छोटे-छोटे जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो सारी हैं। नहीं, डेफिनेटली फिर सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब मेनोपॉज आ जाता है तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, बिकॉज़ हमारा जो नॉर्मल साइकिल है वो तो वर्क कर नहीं रहा है। दैट इज़ जी, तो वन ऑफ द कंसर्न। लेकिन मेनोपॉज आने के बाद जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बॉडी की, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है यूजुअली। जितनी हमारी मतलब मैं बोलूँ कि अगर 50 में से 40 फीमेल्स जो है वो आफ्टर मेनोपॉज उनका वेट गेन होता ही होता है। हॉट जी, जी, फ्लैशेस आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन्स, हमारी मसल वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो मेनोपॉज़ल हमारे जो सिम्पटम्स हैं वो रहते ही रहते हैं, और यही कंडीशन वर्स होके और सारी चीज़ों को इनिशिएट करती है। तो अगर हम बात करें अभी आपकी मैनेजमेंट को लेकर के, तो देखो, अब फाइब्रॉइड्स हैं, इट्स ऑल्सो अ लाइफस्टाइल कंडीशन, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डाइट रिलेटेड है, प्री डायबिटिक है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो सबसे पहले वी नीड टू गेट द डिटॉक्सिफिकेशन डन ना, ताकि बॉडी में पहले जितने भी टॉक्सिन्स अकोमुलेट हुए हैं पहले उसको टॉक्सिन से तो फ्री किया जा सके, पहले यस, बॉडी को क्लिंस तो किया जा सके। बॉडी क्लिंस होगी, फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम दवाइयाँ शुरू करेंगे, ताकि वो जी, दवाइयाँ फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन पे एक्ट कर सकें। अब मैं, ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में दवाइयों के साथ शुरू नहीं कर सकते, दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन, एक्शन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो लंबा रहेगा ना, क्योंकि जी, हमारी बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन्स अकोमुलेटेड है, हम दवाइयां भी खा रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएंगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर मैं थेरेपीज प्लान करना चाहती हूँ आपके सिनेरियो में। और बाकी एक बार आपकी ब्रीफ थोड़ी सी हिस्ट्री लेकर थोड़ी रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे, करंट कंडीशन कितनी है, कौन कौन सी थेरेपीज नीडेड हैं, और उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है वो भी फिर आगे रूल आउट करेंगे। मैम जैसे मैं वृंदावन से हूँ, तो मुझे कहाँ हम्म। आना चाहिए जहाँ पे आपसे संपर्क हो सके? देखो, वैसे तो जैसे मैंने जो अपने 7 बड़े मेजर सेंटर्स बताए, आप वहां पर अगर विजिट करते हो तो वो ज्यादा बेटर है।
है ना। बाकी अगर एक हम्म, बार आप मुझसे बात करना चाहते हो तो एक बार आप अब चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हो। जी डाल ठीक है। दिया मैंने, डाल दिया। हाँ, और अपना नाम, नंबर, और अगर मुझे से बात करनी है तो @डॉक्टर अंकिता डाल देना। जी ठीक है मैडम। ठीक है, तो फिर एक बार मैं आपसे कंसल्ट कर लेती हूँ, आपकी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं, और फिर आपके लिए कौन सा बेटर सेंटर है या किसके पास आपको आना चाहिए वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। राइट मैम, राइट, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके नीरू जी, ठीक है। ओके मैम। वेलकम जी। सुमित निगम जी, अर्चना, अंशु जैन, धर्मेंद्र ठाकुर, अंशु जैन जी। हेलो। हाँ जी अंशु जी बताएं। हाँ, मैं ना एलर्जिक अस्थमा से सफ़र कर रही हूँ। करीब 10 साल हो गए। बहुत डॉक्टर्स को साल से। दिखाया, सब कुछ करा, लेकिन हम्म। वो ये कहते हैं कि एलर्जी है, आपको एलर्जी है। सब टेस्ट हम्म। में एलर्जिक अस्थमा है, लेकिन वही सांस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बार-बार हम्म। स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं हम्म। और मैंने तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अभी भी तक लेने की कोशिश की पॉलन से एलर्जी और है? जी? डस्ट से, पॉलन से, फ्यूम से एलर्जी है या ये किसी नहीं, नहीं, खाने से मुझे है? एनवायरमेंटल है ये। यहाँ एनवायरमेंट। पर जी ह्यूमिडिटी बहुत है, उससे मुझे हम्म। एलर्जी है। ठीक है। तो 10 साल से प्रॉब्लम है आपको, और अभी ज्यादा आपकी आवाज से भी पता चल रहा है कि आपको थोड़ा कंसर्न ज्यादा है। हाँ जी, जी, थायराइड का जी, जी। कंसर्न तो नहीं हुआ साथ में अंशु जी? थायराइड भी है, मुझे थायराइड भी है साथ में। हम्म। थायराइड उम्र तो कितनी मुझे है? करीब, मेरे को 35 इयर्स हो गए थायराइड को तो। मेरी हम्म। 69 है, 69 इयर्स है। क्योंकि आपकी आवाज से भी पता चल रहा है ना कि एक तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो है ही है, अस्थमा तो है जी, ही है, जी, लेकिन जी, आवाज से भी पता चल रहा है कि कुछ थायराइड का कंसर्न भी साथ में जो है वो इनिशिएट हुआ है ना। जी, वो तो मेरा हम्म। 35 साल से चल रहा है, थायराइड की तो मेडिसिन लेनी ही पड़ रही है। लेकिन हम्म। मैं पतंजलि भी अभी गई थी दिखाने, 3-4 जी। महीने पहले। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स मुझे प्रोवाइड करी। वो मैं, एक हम्म। तो इम्यूनिटी के लिए थी, एक संजीवनी बूटी थी, 1-2 और थी। लेकिन हम्म। मुझे ना 1-2 बार मैंने पहले भी लेने की कोशिश की, तो वो मुझे हम्म। इतनी गरम दवाएँ सूट नहीं करती हैं और मुझे यूटीआई हो जाता है उससे। तो मैं भूल गई ठीक थी, है। मैंने लेना शुरू किया तो फिर मुझे यूटीआई आ गया। फिर 102 हम्म। बुखार में मैं 15-20 दिन परेशान रही। तो मतलब हम्म। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं आयुर्वेदिक दवाएँ भी नहीं खा पा रही हूँ अगर मैं ठीक चाहूँ है। तो। जी। कोई बात नहीं। देखो अंशु जी, अगर अकेली दवाइयाँ नहीं सूट कर रही तो बेटर है ना डॉक्टर की विजिलेंस में दवाइयाँ शुरू करो, ताकि उनसे अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो बदली जा सके। क्योंकि दवाइयाँ अकेली शुरू करने से गर्मी कई बार पेशेंट में हो जाती है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी वो सारी चीजें तो है ही है ना जिनकी वजह से दिक्कत हुई थी। जब तक हमने बॉडी को क्लिनज ही नहीं किया, साफ ही नहीं किया, तब तक तो वो दिक्कत ही करेगी, वो अच्छा। कंडीशन को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। आप पतंजलि गए थे, उन्होंने आपको पंचकर्मा के लिए नहीं बोला कि आप रुक के पंचकर्मा उन्होंने पंचकर्मा कहा, करा लो? पंचकर्मा के लिए कहा उन्होंने, कहा आप यहाँ पर एडमिट हो जाइए या फिर हम्म। आप आइए। लेकिन मेरा एक स्पास्टिक लड़का है, मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे पास। तो वो मैं जा नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा अगर मेरा दवाइयों से ही ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो मैं करके दवाइयाँ खानी शुरू करें। तो वो दवाइयों से कहाँ मुझे से बात कर यूटीआई रहे हो हो आप? गया। जी। कहाँ से बात कर रहे हो अंशु जी? मैं रुड़की से बात कर रही हूँ। रुड़की से बात कर रहे हो? जी, क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि रुक कर इलाज करवाया जाए, है ना। क्योंकि जी, पुरानी है एक तो बीमारी बहुत, है ना, और फिर जी, धीरे जी, धीरे सीवियर कंडीशन में जा रही है। तो जी। जब तक उसका रूट कॉज पे काम करना नहीं शुरू करेंगे तब तक आराम आने में दिक्कत हो जाती है। और जैसे आप जी। कह रहे हो कि अभी जो है वो दिक्कत ज्यादा बढ़ने लगी है, नहीं, दिक्कत है थायराइड ही का। मुझे। मुझे हर तीसरे महीने स्टेरॉइड का एक कोर्स लेना ही पड़ता है। 3 महीने हम्म। तक आराम आता है फिर से वो। और इतना म्यूकस, इतना बलगम निकलता है रोज़। होम्योपैथिक भी चल रही है मेरी, उससे काफ़ी म्यूकस निकल जाता है मुझे, तो कुछ आराम आता है, लेकिन क्योर नहीं हो पा रहा है। अंशु जी, प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी है, और पुरानी होने के साथ साथ जो आप स्टेरॉइड्स है ना जो लंबे समय से ले रहे हो, वो थोड़ा बहुत रिलीफ तो दे रहे हैं पर लॉन्ग टर्म में वो अच्छी नहीं है। ना, आई नो। है ना, लॉन्ग टर्म में वो हमें हाँ, और ज्यादा दिक्कतें भी दे सकते हैं। बहुत तो दे हमें रहे हैं दिक्कत मुझे। कैल्शियम की भी प्रॉब्लम होने लगी बॉडी में। हड्डियों हम्म। की बोन्स मेरी फ्रेजाइल होने लगी हैं, जॉइंट्स पेन होने लगे हैं। गट हेल्थ हम्म। बर्बाद हो रही है मुझे। आई नो एवरीथिंग, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेक इट।
राइट अंशु जी, देखो इसके लिए हम विरेचन प्लान कर सकते हैं क्योंकि कफ एक्सेसिव बन रहा है ना। कफ जी, का बेस्ट ट्रीटमेंट है विरेचन। विरेचन विरेचन क्या होता हम है? विरेचन एक पंचकर्मा प्रोसीजर है जिसमें जी, मतलब जो आपकी बॉडी के जितने भी ऐसे टॉक्सिन्स हैं या कफ ज्यादा बन रहा है उसको पहले 5-6 दिन जो है वो इमल्सिफाई करके स्टमक में लाया जाता है और फिर उसको मोशंस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, दवाई देते हैं जिससे आपको जो है कुछ सेट ऑफ आपको बार बार जाना पड़ता है पेट को साफ करने के लिए और उसकी उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स है वो एक्सपेल हो जाते हैं। और फिर हम दवाइयाँ शुरू करते हैं ताकि धीरे धीरे इसके जो थोड़ा थोड़ा आराम आना शुरू हो। और फिर क्या प्रोग्रेशन रहता है, कितना आराम आपको आता है, उस हिसाब से बताया जा सके कितना समय लगता है। अब देखो अंशु जी, अगर तो आप आके रुक नहीं सकते हो तो फिर मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट थेरेपीज करवाने आ सको, आकर थेरेपीज करवा कर चले जाओ, 2-3 घंटे का प्लान कर लो डे केयर में। जी, जी। ये मैं आपके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ। तो ये कहाँ पर मुझे मेरठ ही आना पड़ेगा? क्लोजेस्ट तो आप मेरठ ही बता रहे हैं। अगर तो मेरठ आ सकते हो तो मेरठ आ जाओ। हाँ, नहीं तो सम अदर प्लेस क्लोज टू इट। मुझे लगता है मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, मैं ज़्यादा देर अपने बच्चे को छोड़ नहीं पाती हूँ। हम्म। तो वो मैं आपके घर पे कोई और है जो टेक केयर कर सके कोई अगर आप नहीं है, साथ। नोबडी एल्स। मैं, मेरे हस्बैंड और वो भी, ही इज़ आल्सो एजिंग नाउ। मेरे हम्म। हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, वो भी अब ग्रोन अप ही है, लेकिन ये है मैनेज तो उसको करना ही पड़ता है, देखना ही हम्म। पड़ता है। जी। मतलब अगर ऐसा हो सके कि आप उनको कुछ दिन छोड़ सकें और आपके नहीं, हस्बैंड के साथ पॉसिबल साथ में नहीं है। लेकर आ सकें ताकि वो वहां मैनेज हो जाए, आपके हस्बैंड उसको नहीं वहां हो देख। सकता, नहीं, उसको कोई नहीं मैनेज कर सकता मेरे अलावा। आप ऐसा करें, फिर मेरे पास तो यही ऑप्शन है, एक तो आपको बुला सकती हूँ या तो अपना नंबर ड्रॉप कर दो, एक बार डॉक्टर से आपकी जी, कंसल्टेशन करवा लेते हैं ताकि जी, बेयर मिनिमम जो दवाइयाँ गर्म भी ना हो, जिनसे थोड़ा बहुत आपको आराम भी आ सके, उनके साथ शुरू करके देख लें एक बार। जी, ठीक है, आप अपना जी। नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपकी हाँ, कंसल्टेशन करवा लेती हूँ ताकि डॉक्टर आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सके और आपके लिए जो ट्रीटमेंट है उसको गाइड कर सके। जी, जी, मैंने अपना नंबर ड्रॉप करा, ये नाम नहीं लिखा मैंने, नाम भी लिखूं क्या साथ में? नाम भी लिख अंशु जी और नंबर भी ड्रॉप कर दो, दोनों चीजें कर दो, मैं एक बार ये चेक करवा लेती हूँ, ठीक है। हाँ, जी, जी, अगर मेरा मेडिसिन से क्योर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश सारी करेंगे। प्रॉब्लम है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ, इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं ऑलरेडी इन्हीं कंडीशंस के साथ। जी, अगर आ जाते हैं तो बहुत जल्दी असर आ जाता है। मुझे पेशेंट को जो है बहुत सारी चीजें जो हैं वो कट डाउन नहीं करवानी, थोड़ा सा ध्यान रखें, दूध या दूध से बनी हुई चीजें थोड़ा सा अवॉइड करें। फ्रिज से जी, निकाली हुई कोई भी ठंडी चीज एकदम से नहीं लेनी जब तक मैं वो नहीं रूम। खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मुझे हम्म। कोई ये तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती एग्रीवेट हो, क्योंकि वो मुझे ही सफर करना पड़ता है फॉर दैट मैटर। एग्जैक्टली तो यही कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, ठंडी चीज नहीं खानी, दूध से दूध बनी कोई चीज नहीं अनिता खानी, जी, खट्टी मुझे डॉक्टर चीज। कहते हैं आप दूध पीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपका कैल्शियम बहुत जरूरी है, बोन्स के लिए बहुत कफ जरूरी है, तो मैं उसमें कफ थोड़ी हल्दी बनेगा डाल ना। के, थोड़ा अंजीर डाल के लेती हूँ, अंजीर से मेरा कफ काफी कंट्रोल होता है, दूध कैसा अगर है, मैं उसमें दूध का अंजीर उबाल सोर्स लेती आपको हूँ तो। पता है कहाँ से है? पैकेट का दूध तो नहीं यूज करते हो? नहीं, नहीं, पैकेट का दूध नहीं है, घर में दूध दे वाला दूध दे के जाता है। तो जी, देखो वैसे तो अवॉइड करो क्योंकि दूध लेने से एक तो कफ ज्यादा बनता है और जब बनता है। हमारी एज बढ़ जाती है ना तो जो हमें दूध से कैल्शियम मिलना चाहिए हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ओके, ओके। तो बचाने के लिए बॉडी को और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जी, ठीक है, लेकिन खाने मैं लेना जैसे शुरू कर सकते अंजीर। हैं। काले चने होते हैं ना अच्छा। रोस्टेड, बिना जी, छिलके वाले, वो लेने शुरू कर दो। और जी, जो किशमिश होती है उसको 20 किशमिश लेके रात को उसको पानी में भिगो दो और जी, सुबह पहले अच्छे से धो लेना, फिर उसको भिगो जी। लेना, फिर सुबह उठ के वो 20 किशमिश भी खानी है और जिस पानी में भिगोया उसको भी पीना शुरू करो साथ में। वो अच्छा। थोड़ा सा आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करेगा। मखाने ले लो, तो भुने हुए चने ले लो, ड्राई फ्रूट्स का जो है पाउडर बना के रख सकते हो, भिगो के, जैसे दो दो चार बादाम ले लिए, अखरोट ले लिए, ऐसे जी, 5 बादाम मैं लेती हूँ सुबह। नेचुरली इनको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि कफ इनमें जो है कैल्शियम तो नहीं होता मेरे ख्याल, इन चीज़ों में कैल्शियम होता है क्या? बोन को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। अच्छा, पहले ओके।
में काम करते हैं, बॉडी का थोड़ा सा जो है वो बेटर होगी अगर गर्थ, तो फिर धीरे धीरे वो मेटाबोलाइज कर जाएगी। अब दूध भी पी रहे हो, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा अगर कैल्शियम, तो क्या फायदा उस दूध के पीने को, वो तो सारा दूध काफी बना रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो थोड़ा सा पहले जैसे बॉडी मैं को अंजीर पकाती हूँ दूध में, तो मैं मतलब 3-4 घंटे मुझे बहुत आराम रहता है वो दूध में पकी हुई अंजीर खा के। 3-4 घंटे तो आराम रहता है ना। आप ले सकते हो, अवॉइड करना बेटर है, लेकिन अगर आपको लगता है उससे थोड़ा आराम रह रहा है तो ले लो बीच में कभी कभी, लेकिन जो चीजें मैंने बताई ना वो भी साथ में शुरू करो। जी, अंजीर आपने सॉरी ये बताई, किशमिश, बीज किशमिश भिगोनी बताओ ऑप्शन के लिए, एक चने, और रोस्टेड काले चने। चने को, कितना, हाँ हाउ मच काला ले चना? सकते, थोड़ा सा कितना एक लूँ? और, एक मुट्ठी ले सकते हो। अच्छा, 1 रोस्टेड मुट्ठी। चना एक मुट्ठी, तो बिना ये छिलके के, वो दिन में खा लो। अब मखाने को किसी थोड़ा सा एनी रोस्ट, टाइम? नहीं, मखाने से मेरा बहुत ब्रीदिंग बहुत बहुत बढ़ती है। मखाने हम्म, खाते ही मैं तो ब्रेथलेस हो जाती हूँ बिल्कुल। फिर वो रहने दो, ये थोड़े से चनों के साथ शुरुआत करो। हो सकता है दिन में खा लेना, शाम के टाइम अवॉइड करना। अच्छा, दिन में खा लो, खाली पेट तो नहीं खाना है? नहीं नहीं, खाली पेट नहीं, दिन में कभी भी एक बार खा लो। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके। जी, ठीक जी, है जी। अंशु जी। ठीक, ठीक है ठीक, अंशु थैंक जी। यू। मैंने अपना वेलकम। नंबर पोस्ट कर दिया, प्लीज़ आपको मेडिसिन आप हाँ। ऐसे दे सकें जो गरम नहीं हो और मुझे सूट हम्म। कर जाए वो मेरी बॉडी को, तो फिर वो हाँ जी, मुझे उसके साथ शुरू मतलब करते हैं, आई विल बी रियली डेफिनेटली। ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड फील करूँगी। नहीं नहीं अंशु जी, जरूर हम शुरू करेंगे। ठीक है, जी, नेक्स्ट पेशेंट ले जी। लें। ठीक है, हमारे साथ जो नेक्स्ट पेशेंट है, अर्चना। अर्चना जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, रेखा जी, हेलो। बबलू जी। हाँ जी हेलो बबलू जी मैम। बताएं। मैम मेरे को है ना फरवरी 2024 से दिक्कत हो रही है अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस, हम्म। ब्रोंकाइल अस्थमा। ठीक मेरे है, काफी उम्र प्रॉब्लम कितनी है है। आपकी? मेरी 23 है लगभग। 23 23 ईयर्स। ईयर्स है। आपकी फैमिली में कभी किसी को प्रॉब्लम तो नहीं रही है अस्थमा की? नहीं, मेरे दादाजी को थी, मेरे को हो रही है। हम्म। 23 ईयर्स की एज है और ब्रोंकाइटिस शुरू हो गया है, तो अभी कफ ज्यादा रहना। 23। 23, हाँ। कफ बनना, ब्रोंकाइटिस रहना, ये बहुत हाँ। अर्ली जो है वो ऑनसेट है, इससे दिक्कत बढ़ेगी, है ना। तो हाँ। ब्रोंकाइटिस, अभी पंप वगैरह तो नहीं ले रहे हो, स्टेरॉइड्स पे तो नहीं आ नहीं, गए नहीं हो? ले रहा हूँ। मैंने लगभग 2 महीने लिया था, वो एक उसमें एक टेबलेट डाल के उसको फोड़ के वो लेता था मैं। नेबुलाइजर। 2 महीने बंद कर दिया। 2-3 महीने लिया था मैंने ज्यादा से ज्यादा। 2-3 महीने शुरू करना पड़ा था ना, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो वर्स हो जाती है जब मौसम बदलता है या कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उस सिचुएशन में कई हाँ। बार ये सारी चीजें लेनी पड़ जाती हैं। कहाँ से बात कर रहे हो आप बबलू जी? मैं अभी कर रहा हूँ हावड़ा पुष्कर से। पुष्कर से बात कर रहे हो? देखो बबलू, आपको ना अभी इनिशियल स्टेज है, या तो अस्पताल आ सकते हो तो अस्पताल आ जाओ, नहीं तो मैं दवाइयों के साथ शुरू करती हूँ। अपना नंबर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में। मैम इसका परमानेंट इलाज हो सकता है अभी? पहले तो मैनेजमेंट के साथ शुरू करना पड़ेगा ना। अब ये जेनेटिक है, दादा को थी, अब आपको आई है, तो ये कंडीशन सबसे पहले तो यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर अच्छा। इससे पहले वाला कॉल आप सुन रहे होंगे, वो जो हमारे साथ पेशेंट थे वो पिछले कई सालों से प्रॉब्लम से परेशान है। स्टीरॉइड्स उनको लेने ही पड़ते हैं, पंप कई बार उनको बीच में पंप भी लेना पड़ता है, उसकी वजह से उनको कितनी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। वो कंडीशन ना आए, यहीं रुक जाए ये कंडीशन। कुछ चीजें आपको सिखा देंगे, बता देंगे, जो आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे करनी है जब कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी दिक्कत शुरू हो जाती है। मैं अभी होम्योपैथी दवाइयाँ ले रहा हूँ अभी तो। अच्छी बात है, होम्योपैथिक दवाइयाँ ले लो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लो, कम से कम शरीर को नुकसान तो नहीं करेंगी। फायदा ही हाँ। होगा उनसे, अगर कुछ होना होगा तो। नुकसान नहीं मैंने करती, हम भी होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं अपनी ट्रीटमेंट में। नेचुरोपैथी भी यूज करते हैं, होम्योपैथिक भी होती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती हैं। मैंने जिना सिक्को से मैंने कोर्स मंगाया था, मैंने 2400 रुपए का, एक वो तो महीने का। डिटॉक्स मंगवाया होगा ना, वात पित्त कफ हाँ बैलेंस किट मंगाई होगी। हाँ, उसमें 2 तरह की टेबलेट आई थी उसमें। डॉक्टर इम्यून होगा उसमें, 32 हर्ब्स टी होगी, टूथ ऑयल होगा, नाभि ऑयल होगा। नहीं, वो सब कुछ नहीं था इसमें, 2 ही आई थी। एक का नाम है आरोग्यवटी, और
एक का नाम मेरे को भी मेरे पास है नहीं वो अभी। कोई बात नहीं, अगर 2 दवाइयों के साथ शुरू किया था, अब उसके बाद देखो ना क्या होता है। और दवाइयाँ ऐड तो नहीं करनी पड़ती, हॉस्पिटल तो नहीं बुलाना पड़ता। डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ लिया करो। ठीक है। हाँ, मेरे को साइनस की दिक्कत भी है, मेरे नाक में हड्डी तो टेढ़ी है, इसलिए मेरा नाक भी बंद रहता है ज्यादातर। डीएनएस तो नहीं है? डीएनएस ही मतलब है ना? हड्डी टेढ़ी है। हाँ, मतलब नाक के अंदर थोड़ी सी हड्डी टेढ़ी है, मैंने आज ही चेक करवाया जाकर। तो उसकी वजह से फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जल्दी जल्दी कोल्ड कफ होने लग जाता है। हाँ, मेरे को जुकाम लग जाती है, थोड़ी सी जुकाम, थोड़ा सी सर्दी होती है, जुकाम लग जाती है। उसकी वजह से रहती है बबलू जी दिक्कत। देखो, अब अगर मैं बात करूं, अगर बढ़िया से इलाज करवाना है ताकि जल्दी आराम पड़ जाए तो अस्पताल आओ। दवाइयों के साथ तो कोशिश की जा सकती है थोड़ा बेटर रखने की। हम्म, तो मैं अजमेर है हमारे पास में ही है, 20 किलोमीटर। अजमेर आ जाओ एक बार। तो अजमेर आप आ आप जाओ। कहाँ से आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चंडीगढ़ हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। तो अजमेर में है डॉक्टर, वहां से बात कर लूंगा मैं। हाँ हाँ, एक बार अजमेर में आ जाए, डॉक्टर साहब आपको मिल लेंगे और क्या इलाज करना है उसके साथ शुरू कर देंगे। ठीक है। तो मेरा मतलब साइनस की दिक्कत भी परमानेंट हो सकती है, क्योंकि मेरे को मतलब परमानेंट ही दिक्कत रहती है, ऐसे नहीं है कि 2 दिन तैयार हो गया, परमानेंट ही 3 दिन रहेगी तैयार हो ना, नाक की हड्डी टेढ़ी है। जेनेटिक गया। एक हाँ, प्रॉब्लम है जो दादा की वजह से आई है। तो ये दिक्कत तो परमानेंट ही है, पर इसको उससे आपकी लेकिन आगे दादा आने को वाली दिक्कत से बचाया जा सकता है ना, तो वो बचाने के लिए अब ट्रीटमेंट एक बार शुरू तो करनी पड़ेगी। अगर दवाइयों से हाँ, आराम नहीं आ रहा है तो हॉस्पिटल में बुलाकर थेरेपीज करके देखते हैं। थेरेपी से कितना आराम और फर्क रह रहा है, उसी से हिसाब से ये बताया जा सकता है कि कितना असर आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर मैं वीडियो दिखा रही थी, जैसे 3-4 दिन में भी लोगों को असर आया, पर मैं आपको ऐसे थोड़ी बोल सकती हूँ बबलू जी कि 3-4 दिन में आप भी ठीक हो जाओगे। हर इंसान में हाँ, समय हो सकता है, थोड़ा अलग अलग लगे, या तो किसी में ज्यादा किसी में कम लगे। एक बार ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं, कितना असर आता है उस हिसाब से आगे कितना चलाना है कितना नहीं चलाना वो डिसाइड कर लेंगे। अच्छा। ठीक है। ठीक है बबलू जी, हम्म, आप एक बार अजमेर में विजिट कर लो। ठीक है। शशि वर्मा जी। यस मैम। जी शशि जी बताएं। मैम हमें मतलब 2 ढाई महीने से नोजल पॉलिप का प्रॉब्लम है मैम। नेजल पॉलिप है। ठीक है। ओनली ओनली नोजल पॉलिप, ना किसी तरह नाक से पानी बहुत पहले आता था जब ये प्रॉब्लम नहीं थी। माथे में हम्म। हल्का दर्द था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल नोजल पॉलिप है। हम दो ढाई कितना महीने बड़ा से है? लगभग। क्या मैम? कितना बड़ा है नेजल पॉलिप? मतलब दिखने से तो दिखता है मैम, एक नाक ब्लॉक रहता है तो एक नाक ओपन हो जाती है। एक बार देखना पड़ेगा आपका नेजल पॉलिप का साइज क्या है। मैम ऐसे मैं होम्योपैथिक का दवा 2 ढाई महीने से खा रहा हूँ तो थोड़ी रिलीफ मिल रही है मुझे। हाँ, दवाइयों से थोड़ा आराम तो आ जाएगा शशि जी, देखना पड़ेगा नेजल पॉलिप का कितना साइज है, किन कंडीशन में वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। वो एक बार देखना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट के साथ शुरू कर पाएंगे। तो मैम ये बोल रहा हूँ मैं, क्या होम्योपैथी मतलब ये जब भी अपने मतलब अपने नोज में देखता हूँ मैम, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पहले बड़ा था अब हल्का हल्का ऊपर की ओर जा रहा है। हम्म। मतलब कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस होता है मुझे मैम। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम बना ही हुआ है अभी तक। देखो, दवाइयों से भी एकदम से ऐसे तो नहीं होगा गायब हो जाएगा, धीरे धीरे ही कम होता है। तो क्या एकदम मैम से एकदम से हटाना तो फिर सर्जरी करवानी होता है कि हाँ एक बार खोलवा के उसको कटवा के निकाल दिया। अब दवाइयों से तो धीरे 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 ही छोटा होगा, धीरे धीरे ही आराम आएगा। तो ये मैम होम्योपैथिक का दवा से क्या ये पूरी तरह से ठीक हो पाएगी या फिर? दवाइयां ले रहे हो, साइज छोटा हो रहा है साइज, हो सकता है छोटा होते होते चला भी जाए। अब दवाइयों के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि पक्का ही पक्का चला जाएगा, वो तो दवाइयां खाएंगे, कम तो हो ही रहा है। तो हम कोशिश तो यही करेंगे दवाइयों से ही पूरा पूरा ठीक हो जाए। मैम ऐसे अगर हमें समझ में नहीं आया तो फिर हमें आपसे ट्रीटमेंट लेना हो तो फिर कैसे ले पाएंगे मैम, क्योंकि मैं तो रांची झारखंड से हूँ। देखो, झारखंड रांची में हमारा क्लिनिक है, आप वहां भी जा सकते हो। और अगर जाना नहीं चाहते तो अपना नंबर ड्रॉप कर दो, डॉक्टर एक बार आपसे बात कर लेंगे, वीडियो कॉल पे देख लेंगे आपकी कंडीशन के बारे में और फिर आपको बता देंगे। ओके मैम। फिर मैं ठीक है। आपका नंबर, ये अपना नंबर छोड़ दूँ, चैट चैट ये क्या मैम चैट मैम? बॉक्स चैट बॉक्स है, जी मैम। आप अपना नंबर नाम डाल दो,
डॉक्टर से जी आपकी मैम, एक बार बात करवा लेते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक और है अगर जी। ये ध्यान ध्यान दे दीजिए मैम, ये बहुत उपकार रहेगा क्योंकि बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं समझ सकती हूँ जी। पॉलिप जब हो जाता है ना तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है उसकी वजह से, तो दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, हम इस पे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? ऐसे एक नोज जैसे मैम, एक नोज पूरा ओपन रहती है, पूरा ओपन। अभी एक नोज सही उसमें से होता है। थोड़ी थोड़ी ये मतलब सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। वो भी एक नोज दबाने के बाद ऐसा महसूस होता है मुझे। कोई लेकिन बात नहीं, एक पहले बार देख लेते हैं कितना बड़ा है पॉलिप का साइज और क्या उसमें इफेक्टिवली साथ में शुरू किया जा सकता है, उसके साथ शुरू करवा लेंगे, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। वेलकम जी। रिंकी जी। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार रिंकी जी, बताएं। मुझे 2.5 मंथ से ब्रोंकियल अस्थमा हो रहा है मैम। हम्म डायग्नोस हुआ है, मैं ट्रीटमेंट किया था। तो अभी मैंने जीना सीको से कनेक्टेड हूँ। तो हम्म उन्होंने मुझे यहाँ का क्लिनिक जो है सिलीगुड़ी का, हम्म वहाँ पे मुझे भेज दिया है। तो मैं वहाँ से 1 हफ्ते से दवाई ले रही हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे अभी ना पूरा चेस्ट कंजेक्शन एंड देन वो म्यूकस बार बार हम्म आता रहता है, लाइक एक्सट्रीम। मुझे पहले से ही बना था या अभी शुरू हुआ है? पहले थोड़ा थोड़ा आता था, अभी बहुत ज्यादा आने लगा है। कितने दूर पड़ता है सिलीगुड़ी क्लिनिक आपको? मेरा यहाँ से सिलीगुड़ी 20 मिनट का है मैम। 20 मिनट का है ना? एक बार जी। एक तो डॉक्टर को या तो दोबारा जाके दिखा लो, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर किसी का अलग होता है। ब्रोंकियल अस्थमा है, पहले तो या तो हम कोशिश करते हैं कफ को पिघला के थोड़ा निकाला जाए दवाइयों के साथ, ताकि ओके दिक्कत थोड़ी कम आ जाए। और अगर इससे दिक्कत बढ़ जाती है, एक बार डॉक्टर साहब को जाकर दिखा लो। अगर कुछ बदलना होगा, कुछ दवाइयों में उन्होंने मॉड्यूलेशन करनी होगी, कुछ ऐड करना होगा, तो वो आपको साथ में सजेस्ट कर देंगे। जी। कल मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुआ, तो मैंने हम्म डॉक्टर जी को फोन किया था। तो उन्होंने बोला कि आ, आप रात में दवाई मत खाना, फिर दिन में हम्म खाली आप फ्रूट खाओ, राइस बंद हम्म करो करके आज भी किया। लेकिन अभी मुझे ना, जब मैं सांस लेती हूँ ना, मुझे थोड़ा पेन भी होता है चेस्ट में मैम। थोड़ा ना गर्म पानी पीना शुरू करो, थोड़ा हल्का गर्म गुनगुना पानी लो। और जी सुबह के समय जो पानी ले रहे हो ना, अगर जी ऐसे दर्द हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जो लहसुन होता है ना, गार्लिक, जी 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 को थोड़ा सा पीस के जी पानी में डाल के उसको उबालो। मतलब 1 गिलास पानी में अगर उबाल रहे हो तो जब तक आधा नहीं रह जाए ना, तब जी। तक उसको उबालो और फिर छान के उसको पी लो। इससे थोड़ा आराम आता है। छाती ओ, में थोड़ा गर्माहट रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तकलीफ हो रही हो, उसमें आराम आना शुरू होता है धीरे धीरे। तो जब जी ऐसी कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाए ना, उस कंडीशन में आप उसको काढ़ा बना के पीस के उसको पी लो थोड़ा सा। वो ओ, आपके कफ को थोड़ा सा शांत करने में मदद करेगा। बाकी डॉक्टर साहब ने आपको दवाइयाँ दी होंगी, गर्म पानी पिया करो थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें अगर शहद डाल सकते हो, अगर शहद घर का है, देसी जी शहद जी है। अगर वो जो जी। मार्केट में चीनी वाला आता है ना, वो नहीं, उससे दिक्कत बढ़ जाती ओके ओके। है ना? तो देसी शहद अगर मिलता है, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी में शहद डाल के वो ले लो। वो भी कफ को आराम दिलवाता है। और एक और चीज कर सकते हो, सुबह के टाइम अदरक का छोटा सा टुकड़ा जी चबा लो। जी जी या तो अदरक को छिलके के साथ लेकर उसको गैस के ऊपर या आग में थोड़ा सा भून लेना है। जी और फिर भूनने के बाद फिर उसको खाना शुरू कर दो, फिर जी उसको चबा लो। इससे अगर बहुत ज्यादा कफ या बलगम बन रहा है, उसमें आराम आएगा। और अपने जी। पास मिश्री, धागे वाली मिश्री, ओके। इलायची और जो मुलट्ठी होती है, ये जी रख जी लो। जब जी थोड़ा सा अनईजीनेस लगे, दोनों में से तीनों में से थोड़ी थोड़ी चीज लेकर मुंह में डाल लो। हल्के जी। हल्के चबाते रहो, बहुत आराम आता है इससे भी। ओके। तो मैम मुझे अभी ज्यादा बलगम आ रहा है, कफ लाइक वो आ रहा है ना, म्यूकस बाहर आ रहा है, ये अच्छा है कि अच्छा नहीं है? देखो, अगर म्यूकस बाहर निकल रहा है तो एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि अगर वो चेस्ट में कंजेशन करेगा, फंसा रहेगा, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो ओ, दवाइयां खाने से पिघल रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर उससे अनईजीनेस हो रही है, तो ये जो मैंने तरीके बताए, ये करना शुरू कर लो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैम, ये हम्म क्यूरेबल है मैम? अभी स्टार्टिंग एज है, अब स्टार्टिंग स्टेज है ये अस्थमा की, ब्रोंकियल अस्थमा की। इट इज क्योरेबल, इसमें आराम आ जाएगा। जी। मेरा दो जेनेटिक तो नहीं है ना?
किसी Actually, और को तो नहीं था फैमिली में? मेरे पापा को ना COPD है। COPD है तो फैमिली में इनहेरिटेड है ये कंडीशन। थोड़ा सा समय लग सकता है, जी लेकिन इलाज के साथ शुरू करो, दवाइयों से आराम आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं अस्पताल बुला लूंगी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है, मैम, ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। ओके। इस वेबिनार में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, जैसे मैंने रिंकी जी को बताया, अब जैसे हमारी रेस्पिरेशन की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, हमें जो है अच्छे से सांस नहीं आ पाता, एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उस कंडीशन में जो मैंने 2-4 चीजें बताई आप सब भी नोट कर सकते हैं। जो हमारा गार्लिक होता है उसको पीस के उसका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हो, है ना, जब भी ऐसी कोई कंडीशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारी जो और मैंने 2-4 चीजें बताई, एक तो मुलट्ठी, हमारी जो है वो इलायची, और साथ में जो है धागे वाली मिश्री, इसको आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हो। बहुत ज्यादा कफ रहता है, खांसी रहती है, बार बार बलगम आता है, तो इनमें से थोड़ा 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 जो हिस्सा है आप निकाल के इसको जो है वो आप खाने में ले सकते हो, जिससे आपको जो है आराम आएगा। अब मैं एक बार PPT की तरफ जाती हूँ, उसमें मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा बेसिकली क्या रहता है इसमें, क्योंकि देखो इसमें हम पंचकर्मा भी करते हैं, दवाइयों के साथ भी शुरू करते हैं, कुछ प्राणायाम भी घर के लिए गाइड किए जाते हैं। तो उस प्राणायाम का भी थोड़ा सा डिटेल्स जो है वो मैं आपको देती हूँ। एकदम नीचे चले जाओ, इसमें बैक से तो ऊपर, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पर ऊपर ये जहां से ये वाला निकालो, ब्राउन वाला, हाँ, नेक्स्ट। अब जैसे हम आयुर्वेद में अगर इसकी बात करते हैं तो ये पित्त के स्थान से शुरू होता है और ये आगे चल के हमारे कफ और वात को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रभावित धातुएं हैं, एक तो हमारी कार्डियक मतलब हमारे हार्ट को जो है इम्पेक्ट करता है, और हमारी धातुओं को इम्पेक्ट करता है, और ये डिफिकल्ट टू क्योर होता है, और इसका क्योंकि उसकी कॉमन फिजियोलॉजी होती है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट। इसके बाद नीचे आ जाओ, ये प्राणायाम वाली नीचे, हाँ। अब पहले तो ये वीडियो देख लेते हैं नरेश त्रिहन जी की, जिसमें ये वो योगा की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, जो इसी के ऊपर थी। एक वो बता देती हूँ, और इस कंडीशन में कौन कौन से योगा आसन आप कर सकते हो वो मैं एक बार आपको इलेबोरेट कर देती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चला दें। So basically, one says all these things that we are saying is correct. One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or tendency for diabetes, something? वो तो अलग you can treat it. The earlier you can, the better it is, because you become conscious, you can avoid diabetes, you can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is, keep your muscle mass intact. And I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight. So you do 20 Surya Namaskars, you have already built your muscle and you have already done weightlifting and you have already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. Own your body. Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. तो जैसे डॉक्टर साहब भी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहन ये मेदांता के जो हैं वो लीडिंग डॉक्टर हैं, इनसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, बिकॉज ही इज़ प्रैक्टिसिंग एलोपैथी, एंड अपार्ट फ्रॉम इसके इनका जो इतना लंबे समय का एक्सपीरियंस है, ये भी उतना ही ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं जितना कि मैं। तो इन सारी सिचुएशंस में अगर ऐसा कोई कंडीशन रहती है तो कौन कौन से प्राणायाम किए जा सकते हैं, जिससे आपके श्वास या पाचन से रिलेटेड जितने भी जो प्राणायाम हैं उनमें हेल्प मिल सकती है। सबसे पहला है भस्त्रिका। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करना है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। अब एक एक की इम्पोर्टेंस मैं एक दो आपको दिखा देती हूँ।
बाकी मैं आपको नाम बता दूंगी, वो आप उसको यूट्यूब पे जाकर कैसे भस्त्रिका प्राणायाम करना है वो सीख सकते हो। जैसे इस वीडियो में भस्त्रिका बताया है कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति। कपालभाति हम कर सकते हैं जिसमें हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। हम फोर्सफुली जो हमारी एयर है उसको लंग से एक्सपेल आउट करते हैं। ये लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, दूसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति, जिसमें हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेकर दूसरे से छोड़ते हैं और दूसरे से सांस लेकर दूसरे से छोड़ते हैं। ये भी हमारी लंग कैपेसिटी को, हमारे एयर वे को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। अनुलोम विलोम, जैसा इस वीडियो में भी दिखाया गया, आप अनुलोम विलोम की तो भी है मल्टीपल वीडियोज इन यूट्यूब अवेलेबल, वो आप कर सकते हैं घर में। तो ये कुछ प्राणायाम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो है वो भया प्राणायाम है, ये भी आप साथ में कर सकते हैं। इसकी भी एक वीडियो जो है मैं साथ में आपको दिखा देती हूँ। ये आपको करना है एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट, और जितना आप कर पा रहे हो ये आपने शुरू करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट उज्जयी प्राणायाम है, ये भी आप साथ में शुरू कर सकते हो। ये जो प्राणायाम मैं बता रही हूँ ना, ये सारे प्राणायाम आपके अपर रेस्पिरेटरी कंडीशन को जो है वो बेटर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद उद्गीत प्राणायाम है, ये आप साथ में शुरू कर सकते हो। बिकॉज ये जितने भी प्राणायाम है ना, ये आपके लंग्स को, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बेटर करने के लिए, उनको जो है स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है और किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इसकी बहुत मल्टीपल इम्पोर्टेंस है। मल्टीपल चीज़ों में ये जो है वो एक्ट करता है। हमारे न्यूरो रिसेप्टर्स, हमारी जो इंद्रियाएं हैं उनको बेटर करने के लिए, हमारी कंसंट्रेशन और कॉग्निशन को बेटर करने में जो है वो हेल्प करता है। और हमारे जो श्वास रोग है उसमें तो डेफिनेटली हेल्प करता है। चक्रास को इनएक्टिवेट करने के लिए भी भ्रामरी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये कुछ प्राणायाम थे जिनके साथ आप शुरू कर सकते हैं। बाकी हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है प्राणायाम के साथ साथ। और एक और बहुत कंडीशन हमें, जैसे सीओपीडी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, ये तो कुछ एलर्जिक कंडीशन है। लेकिन जब आगे चल के यही कंडीशन हमारा कैंसरस ग्रोथ भी बना देती है, तो जब लंग्स में कैंसर हो जाता है ना, उस स्टेज में भी जब पेशेंट जो है वो अप्रोच करते हैं, तो उसमें भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ये आचार्य जी की वीडियो है ना ऊपर। हाँ, ये कि कैसे जो है वो लंग से जुड़े, जब डॉक्टर कैसे मिसगाइड कर देते हैं पेशेंट को उनकी कंडीशन की रिगार्डिंग, वो कुछ वीडियोस हैं। ये भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि नॉट ओनली ऑन द इनिशियल स्टेजेस आयुर्वेदा कैन डू वंडर्स। जब जो प्रॉब्लम है वो अनट्रीटेड या इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, व्हेन देयर इज नो फ्रॉम एवरी साइड। एक बार चला दो। करता था, ठीक है। तो मैं पीजीआई के हूँ किया मैंने 3-4 दिन वहां मैं भर्ती तो नहीं हुआ। हाँ, तो डॉक्टरों को मिले, टेस्ट वेस्ट कराते हैं, उन्होंने आखिर में कैंसर का टेस्ट लिख दिया मेरा। तो हमने करवाया नहीं। तो मेरा भांजा है बेटा, वो दिल्लीपुर से है, हम तो खैर गरीब है आचार्य जी, तो वो जबरदस्ती कहता मामा जी आप वहां चलो। मैं उसका धन्यवाद बहुत करता हूँ, आपकी टीम का, आपके डॉक्टरों का भी धन्यवाद आचार्य करता हूँ। तो यहाँ मेरे को लेकर 4 दिन में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कैंसर पैसा नहीं है। यहाँ तो क्लियर कर दिया डॉक्टरों ने आपको कुछ नहीं है। मैंने यहाँ कैंसर का टेस्ट भी कराया, तो रात डॉक्टर साहब मेरे पास आए कि आपको नहीं ऐसा कुछ। तो आचार्य जी एक टेस्ट करो, पहले मुझे बताओ कैंसर कहाँ बताया था आपको? फेफड़ों में। ठीक है, आपको दिक्कत क्या आ रही थी? फेफड़ों में दर्द हो रहा था। अभी जब से यहाँ आए हो 3-4 दिन से दर्द हो रहा है? एक दिन हुआ, बस उसके बाद मेरा शरीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कितने टाइम से आप परेशान थे?
अब तो मेरे पहले भी कभी कभी होता था, फिर भी होते थे पर ये है 5-6 महीने से ज्यादा देर नहीं हुई। मेरे सिर में चक्कर आते थे, जैसे टांगे चुभ रहे हैं, तो अंदर हॉस्पिटलों में जाके टांगे जगह पे मैं बैठ नहीं पाता था, बाहर हवा में निकल जाता था। तो जिस देर का मैं यहाँ पे ऐसा वैसे बिल्कुल मैं सही हूँ। तो इतने सारे लोग बैठे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? इतने सारे लोगों को क्या कहोगे कि आयुर्वेद तो इससे ऊपर वाली वीडियो है वो भी चला देना। ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हॉस्पिटल नहीं है। मेरे को तो 4 दिन में ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में रह रहा हूँ, अपने परिवार में रह रहा हूँ। यहाँ पे 4 दिन में ही मेरी जिंदगी, पहले मैं चाहिए कुछ सच बोल रहा हूँ कि अपने आप से दुखी हो चुका था 10-15 दिन में दर्द से। अब मुझे मेरी इन डॉक्टरों के साथ से जीने की तमन्ना हुई है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को थोड़ी सी, आज मेरे को डॉक्टर भेज रहे, मैं नहीं गया था, मैं 3 दिन और रुकूंगा, कुछ यहाँ से जीने के तरीके सीख के जाऊंगा। मैं आपकी टीम का, आपका, आपके हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को ये मैसेज देता हूँ कि जो हमें ये अंग्रेजी दवाइयां खा खा के पागल हो रही हैं, इन चीजों से बाहर निकल के, ये हमारे बाप दादे के जो पुराने ये बने हुए हैं, इनमें आना चाहिए। हमें सभी को आना चाहिए। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी को भी यहाँ आके अपना इलाज कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हमने जैसे इस वीडियो में देखा, जैसे इन पेशेंट कितने सब लंबे समय से अपनी प्रॉब्लम को लेकर जो है वो परेशान थे और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान आ गए थे, क्योंकि डेफिनेटली सांस तो हमने रोज़ लेनी है ना, और हमें अगर रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, तो हर मिनट इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, जिसमें क्योंकि वही कंडीशन, वही दिक्कत आपको हर पल याद आती है। तो अगर उसी कंडीशन को आप स्टीरॉइड्स या अस्थमा पम्प्स, इनहेलर्स लेकर उस कंडीशन को टेम्परेरी मैनेज कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम ना आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये तो इनको तो डॉक्टर्स ने कैंसर के लिए कह दिया था, जिनको अभी जो है इतना ज़्यादा रिलीफ है, और अगर इसी तरीके का कैंसर अगर पेशेंट में हो जाता है, उनमें कैसे रिलीफ हम दिला सकते हैं, क्योंकि पेशेंट हमेशा आयुर्वेदा में ना एंड स्टेज पे अप्रोच करता है, जब वो सब जगह से ट्रीटमेंट करा चुका होता है। तो एक बार ये वीडियो भी प्ले कर दो। बाजू में काफी देर पेन रहा, महीना चलता रहा, 2023 की बात। 2023 में बाजू में दर्द है। हाँ, उससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा और देख के बोला कि इनकी तो Epilepsy करनी हाँ जी, चाहिए। थोड़ा उन्होंने चेक किया, चेक कर करने के बाद लगा उन्हें कि लंप आ रहा है। लंप आ रहा है और वो कैंसर का डाउट है। हाँ जी, पेट स्कैन करवा लिया, उसमें क्या आया फिर? उसमें भी वो कहते हैं कि कैंसर है। कहाँ कहाँ बताया? लंग्स में, लंग्स में, फेफड़ों में और लीवर में। लीवर। पता होता तो कभी जंगल में फंसते ना जाती ना मैं। अच्छा, अत्यानु तानु कितने दिन हो गए थे? सर अभी 4 ही दिन हुए हैं। 4 दिन में आपको खुद को कुछ लग रहा है कि मैं सही जगह पहुंच गई हूँ, या मुझे उम्मीद है अब यहाँ कुछ होगा, या बाकी लोगों से मिलके कोई पॉजिटिविटी आई है? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? सर मैंने बहुत लोग अपलोड ही से बात भी की कि किसी को क्या मतलब अपने सिम्टम लेके आया। सबसे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले तो खुश रहो, यहाँ पे जीना सीखो। हमें ये सिखाया जाता है और देखो, बड़ा बड़ा जीना सीखो लिखा है। हाँ जी। अच्छा, हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ है जीना सीखो हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल है, लेकिन कौन सा? जीना सीखो वाला। मैं चाहूंगा ये हमारे पास कोई नहीं। तो 2021 में पता चला कि कैंसर है, लंग्स कैंसर। उसके पहले इनको ब्लड आता था, यहाँ में 1.5 साल से इलाज करा, पता नहीं चला।
थे, कोई आराम नहीं। और जब यहाँ पे हमारे पास आए थे तब क्या हालत में आए थे? तब उस समय चलने की स्थिति उस टाइम चलने की स्थिति में नहीं थे गाँव में भयंकर पेट हुआ करता था, कोई भूली नहीं काम करती थी और बाल भी सारे उड़ गए थे। बाल आगे दोबारा बाल भी आने लग गए। देखो बाल आ गए थे। अभी यहाँ पे 10 दिन रही है, बाल भी आने लग गए हैं और दोबारा से चलने लग गई अपने पैरों पे। और यही अगर पहले ही आयुर्वेद में आ जाते तो ये दिक्कत। हमारे पास सेकंड टाइम आई है, 62 कीमो लग चुके हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जब चल भी नहीं पा रही थी, और अब आपके सामने ये चल भी रही है, खड़ी भी है। आप बताओ सर क्या हुआ था इनको? 2021 में पता चला कि कैंसर, लंग्स कैंसर। उसके पहले इनको ब्लड आता था, यहाँ हमें 1.5 साल से इलाज करा, पता नहीं चला। पता चला तो हम लोग गए दिल्ली, डॉक्टर ने कहा आप लोग दिल्ली जाओ, राजीव गांधी। बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, हम बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने इन वीडियोस में देखा कि पेशेंट ना ही हमारी प्राइमरी डिजीज पे तो चलो रिलीफ पेशेंट में आ ही जाता है, लेकिन जब वही कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, पेशेंट को कैंसर सस्पेक्ट कर दिया जाता है, वो अपनी कीमो रेडिएशन ये सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो आगे चल के उनको जो प्रॉब्लम आती है ना, वहाँ पर भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छा रिलीफ आता है। लीवर मेट्स हैं, लंग्स मेट्स हैं, लंग का कैंसर हो चुका है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा की दिक्कत बहुत लंबे समय से है, पंप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, तो उसमें जब हम ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं ना, तो उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे हमें पेशेंट ने भी बताया कि हम यहाँ पर जीना सिखाते हैं, क्योंकि हम बेसिक कुछ चीज़ें जो हम भूल गए हैं उनके साथ शुरू करते हैं, है ना। बेसिक जो फंक्शनैलिटी है बॉडी की, कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खाना है, देर रात को खाना नहीं खाना, जो खाना विरुद्ध है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ दूसरी जो चीज है वो हमने नहीं लेनी है, उस जो चीज वीर्य विरुद्ध है या संस्कृति विरुद्ध है उनको जो है अवॉइड करना है। जैसे फिश के साथ दूध नहीं लेते, और हमारे हनी के साथ हम जो है, हम हनी के साथ जो है वो घी नहीं लेते, क्योंकि ये विष का काम करता है। अगर हम दूध के साथ फिश लेते हैं तो हमें वर्टिलिगो का प्रॉब्लम हो जाता है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ खाने हैं, इनके बारे में नॉलेज दी जाती है कि इन चीज़ों को कभी भी हमने एक साथ मिलाकर नहीं लेना है। खाने पीने में क्या बदलाव करने हैं आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली, वो आपको सिखाया समझाया जाता है। हम ना पेशेंट का पानी भी बदलते हैं, क्योंकि अभी हम जो पानी ले रहे हैं वो एसिडिक वाटर है, आरओ का पानी। हम आरओ में पानी को क्लिंस तो करते हैं, उसमें सॉलिड चीज़ों को तो हटाया जा सकता है, सॉलिड चीजों को हटाते हैं ना, उसके साथ जो मिनरल्स विटामिन जो जरूरी होते हैं वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है। तो जो हम बेसिकली वाटर पीते हैं दैट इज डेड वाटर। और अब डेड वाटर पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। अभी हमें जो डेड वाटर के नाम पे अभी जो हमारे मार्केट में हमें कैनगन मशीन नाम का एक डिवाइस जो है वो दिया जा रहा है, जो हमारे जो वाटर है उसको लिविंग वाटर बनाता है। उसमें मैग्नेटिक प्लेट्स लगी हैं, वो मैग्नेटिक प्लेट जो हैं उस वाटर को जो है वो एल्कलाइन बनाती हैं, बेटर फॉर ह्यूमन यूज बनाती हैं, उसकी पीएच उसके आरपीएम लेवल को जो है वो बेटर करती हैं, है ना, ताकि वो गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ बन सके। तो इसी तरीके से हम भी पेशेंट का खाना जो है और पीना है दोनों बदलते हैं। तो हमारे पास एक डिवाइस है, इंजेक्ट डिवाइस, ये एक वाटर डिवाइस है और इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस। इसमें हम पानी को गुजारते हैं ताकि उसका पीएच, जो उसके मिनरल्स खत्म हो चुके हैं, हम उस पर भी काम कर सके। अगर हम उसके मिनरल्स पर काम करेंगे, उसके पानी की जो टॉक्सिसिटी है जो खत्म हो चुकी है, अगर उसको बैलेंस करेंगे, तो इसमें क्योंकि जो हमारा पानी होता है ना, इसमें जो हमारा H2O होता है, वो H जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जब तक उसको हम एक्टिव फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, जब तक हमारा पानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम ही नहीं कर रहा, हम सिर्फ पानी पी रहे हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं। जो पानी का हाइड्रेशन का काम है, सेल्स को रिजुविनेट करना है, सेल्स के अंदर जाए, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे काम करे, वो तो वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा पानी जो है वो डेड वाटर हो चुका है, उसमें मिनरल्स नहीं है जो एसेंशियल होने चाहिए, पीएच एसिडिक हो चुका है, बॉडी के एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें हम चेंज करते हैं, हॉस्पिटल में हम करवाते हैं, पेशेंट को सिखा सकते हैं। ये इंजेक्ट डिवाइस तो पोर्टेबल डिवाइस है, इसको तो आप साथ में भी कैरी कर सकते हो और इसके जो पानी है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वेबिनार इन्हीं कंडीशंस के रिलेटेड था। अब जो भी पेशेंट मैं इस वेबिनार में ले पाई हूँ दैट इज फाइन। जितने भी पेशेंट, अभी बहुत सारे हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं, जितने भी पेशेंट इस वेबिनार में मैं नहीं ले पाई हूँ या जिनसे बात नहीं हो पाई है, उनके लिए मैं हेल्पलाइन नंबर है हमारा, आप इस पे जो है वो कॉल कर सकते हो।
ठीक है, कॉल कर सकते हो, या तो इस पे जो मैं चैट बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको डलवा देती हूँ, 7710371037। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हो, है ना। उन क्वेरीज को पूछकर आप जो है अगर बात करना चाह रहे हो, आप अपनी वीडियो कंसल्टेशन अरेंज करा सकते हो, डायरेक्ट डॉक्टर से बात करना चाहते हो, ऑन कॉल बात कर सकते हो, ताकि आपको इफेक्टिव सोल्यूशन मिल सके। बाकी हमारे पैन इंडिया बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, आपको ओपीडी विजिट करना है, पर्सनली जाके मिलना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो आज के वेबिनार के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। धन्यवाद।